हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए हिंदी मेजर पेपर 2 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर चैनल में आप नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैनल स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत आगे ले जाने वाला है। ठीक है, बहुत आगे तक पढ़ाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, UG PG सारे सेमेस्टर्स का। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं प्राइवेट ग्रुप से, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से, जिसमें आपको मिलेगा मेजर का सारे कॉमन कोर्स का, सारे लैंग्वेज में, सारे टाइप्स में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी तरह से कॉमन कोर्स का और मेजर पेपर का। ठीक है, तो खाली कॉमन तो उसमें सारा PDF मिलेगा स्टूडेंट्स। उसमें स्पेशल लाइव क्लासेस भी रहेंगे। ठीक है, उसके साथ ही एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। उसके साथ ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जो कि अदर कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरूर से ज्वाइन हुए। सिर्फ कॉमन कोर्स का 99 लग रहा है। फिर अगर आप कॉमन विथ मेजर करना चाहते हैं 299, अगर कॉमन IRC मेजर तीनों करना चाहते हैं तो 399 में। तो जरूर से ज्वाइन करें स्टूडेंट्स। इस व्हाट्सअप नंबर हम दे दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से ज्वाइन हो जाए। और ये वीडियो स्टूडेंट्स आप लोग को बताने वाले हैं इस वीडियो में रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ कल हम बताए थे। ठीक है, आज बताएंगे रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ और रीतिकालीन भक्ति का स्वरूप। तो रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या है, ठीक है, और रीतिकालीन भक्ति का स्वरूप क्या है, मतलब रीतिकाल में किस प्रकार से भक्ति का स्वरूप रहा, ये दोनों बात करने वाले इस वीडियो में। तो पूरा देखना है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा रीति मुक्त। ठीक है, तो रीतिकाल तो नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1700 से लेकर 1900 ईस्वी को। ठीक है, 1700 से लेकर 1900 ईस्वी को क्या नाम दिए हैं, रीतिकाल। और रीतिकाल और रीतिबद्ध हो गया, रीति मुक्त हो गया। ठीक है, तो रीति मुक्त क्या हुआ, रीतिबद्ध क्या हुआ, तो हम कल की वीडियो में बताए थे रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो अगर आप फिर भी नहीं समझे होंगे तो फिर एक बार और बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस मतलब 2 प्रकार का, मतलब 3 प्रकार का काव्य लिखा गया रीतिकाल में। काव्य सिद्ध भी लिखा गया था। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। लेकिन पढ़ना आप लोग को 2 ही ठो है, रीति बद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो रीतिबद्ध क्या हुआ, रीति मुक्त क्या हुआ। तो रीतिबद्ध यानी कि जितने भी रीतिकाल के जो बताए गए हैं उदाहरण, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, उसका प्रयोग करके जो काव्य रचना हुआ वो रीतिबद्ध हो गया। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो लक्षण बताए रीतिकाल के, उसके विपरीत जो जिस लक्षण जो मैच कर रहा है वो रीति मुक्त हो गया। ठीक है, उससे मुक्त है, रीतिकाल के किसी भी लक्षण से मैच नहीं करता है। रीतिकाल ही नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उनके कुछ विशेषता बताए हो तो उस विशेषता से जो मैच नहीं किया उसको रीति मुक्त बोल दिया गया। ठीक है, जैसे कि रीतिबद्ध में जितने भी काव्य लिखे जाते थे दरबारी कवि लिखते थे। ठीक है, दरबार में जाकर बैठ के या फिर दरबार में ही, ठीक है, राजाओं के बारे में लिखता था। लेकिन रीति मुक्त में क्या हुआ, ये समाज मतलब जो रीतिबद्ध हुआ वो तो दरबार में लिखा जाता था, लेकिन ये जो रीति मुक्त हुआ वो समाज में घूम घूम के लिखा जाता था, कहीं से भी लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन ये समाज का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, और जो रीतिबद्ध में नहीं है विशेषता वो इसमें है, और जो इसमें विशेषता है वो उसमें नहीं है, उसमें जो विशेषता इसमें नहीं। दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन भाषा दोनों का एक ही, ब्रज भाषा। ठीक है, ये सारा चीज़ मैच भी कर रहा है और कुछ नहीं भी मैच कर रहा है। तो इसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। यद्यपि 17वीं शताब्दी के साहित्य में रीतिबद्ध काव्य प्रयन की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बलवती होती गई, किंतु इसके समानांतर काल में रीतिमुक्त काव्यों की भी रचना हुई। इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर साहित्य सृष्टि की। कुछ ऐसे भी कवि थे जो रीति मुक्त यानी कि जो रीति काल के जो नियम थे, लक्षण थे, उससे हट के रचना की है। ठीक है, इन्होंने केशव, मतिराम और चिंतामणि के समान न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही बिहारी की भांति कोई रीतिबद्ध रचना लिखी। इन रीति मुक्त कवियों की संख्या 50 से भी अधिक है। इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की और वे अपने स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाते रहे। इस वर्ग में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आदि आते हैं। दूसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, जैसे लाल और सुदन आदि। तीसरे वर्ग में दान लीला और मान लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले आते हैं, जैसे वृंद, दीनदयाल गिरि और गिरिधर दास आदि। 5वें वर्ग में ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि आते हैं। 6ठे वर्ग में वीरस के फूलकर पद में लिखने वाले आते हैं। तो यही बात है फ्रेंड्स। फिर यहाँ देखिए, ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा। ये जो कविता स्टूडेंट्स काव्य जो विशेषताएं हैं रीति मुक्त की, इसमें जो ज़्यादा प्रेम पर बात किया गया। ठीक है, प्रेम वाला भाव प्रसंग को ज़्यादा व्यक्त किया गया इसमें, वो भी संजोग का नहीं, वियोग का। संजोग क्या होता है, जब 2 प्रेमी प्रेमिकाएं मिलते हैं। ठीक है,
एक मतलब दो प्रेमी प्रेमिकाएं मिलते हैं तो उसको कहते हैं संजोग। लेकिन इसमें जो है रीति मुक्त में क्या हुआ, वियोग के बारे में ज़्यादा प्रयोग किया गया। और ऐसा नहीं सिर्फ लालसा वाला नहीं है, ठीक है, ये मतलब ओरिजिनल प्रेम वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्रृंगार के संजोग और वियोग पक्ष। वैसे तो इन कवियों में श्रृंगार के उभय पक्षों का वर्णन किया है, किंतु इनकी मनोवृत्ति वियोग पक्ष में अधिक रमी है, वियोग पक्ष में अधिक रमा है। इनकी तरह विषयक धारणा अत्यंत विलक्षण है। यहाँ संजोग में भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता है। घरानंद के शब्दों में, यह किसी संजोग न जानी परे जू वियोग न क्यों बिछोहत है। तो ये ठीक है, तो इसमें जो है सो प्रेम क्या है, वियोग वाला प्रेम लौकिक वाला आप देखते हैं। ठीक है, आप लोग को ये जिसका ये PDF वगैरह सारा वहीं मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में। तो आपको ज्वाइन हो लेना है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो ज्वाइन तो होना ही है, ज्वाइन हो लीजिएगा, इससे आपका लाभ ही लाभ होगा। सारे कॉमन कोर्स का तो ऐसे ही मिलेगा, 7 ठो गेस्ट पेपर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश सारा करके एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तरह का। हम तो सोच रहे हैं स्टूडेंट्स 12 ठो एकदम दे दे बढ़िया से, ठीक है। उसमें मतलब तरह तरह के रहेंगे, अलग अलग टाइप से, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को नहीं मार्क्स कटेगा, ठीक है, एक जरा सा भी नहीं। प्रेम की लौकिक देखिए, रीतिमुक्त कवियों का प्रेम उनके जीवन का प्रेम होने के कारण लौकिक है। उसमें राधा और कृष्ण के नाम डालकर प्रेम के अर्थ को कमजोर नहीं किया गया। बिहारी का दुआ, मेरी भव लाहा हर राधा नागरी सोड़, में न तो ठीक ढंग से राधा के तन की छवि उभरती और न ही उनकी भक्ति, किंतु घनानंद की मीठी मुस्कान से रस निचुड़ता है और उसके चलने की अदा में अनंग वंग की वर्षा होती है। रस में प्रेम भी साफ झलकता है और वर्णन भी प्रेम की रुगाता है। कमजोरी इसमें नहीं, और न ही राधा और कृष्ण का नहाना भी बनाया गया है, ठीक है। तो मेन बात जो है सो हम आप लोग को बता ही दिए, इसमें प्रेम का भाव ज़्यादा प्रकट किया गया। व्यक्ति परकता, इस काव्यधारा में प्रेम की अभिव्यक्ति पूर्णतः व्यक्ति परक है, ठीक है। यह किसी सामूहिक रीति या पद्धति पर आधारित नहीं है, इसलिए इन कवियों के प्रेम में आत्मनिवेदन का भाव है। प्रेम प्रिय के प्रति समर्पित है, उनके प्रेम वासना से मुक्त है, ये वासना से मुक्त है, ठीक है, ओरिजिनल वाला प्रेम। भक्ति भावना, वस्तुतः इस श्वास के सभी कवियों में को भक्ति कवि नहीं कहा जा सकता है, पर भी यह ही कथन चरित्रार्थ होता है कि आगे के कवि रिझी है तो कविताई, मतलब आगे का जो कवि अगर रिझ गए तो कविता है, ठीक है। जैसे कि मेरे शब्दों से अगर आप रिझ जाते हैं तो वो हुआ पढ़ाना, उसी तरह से जो कवि है अगर वो रिझा देते हैं किसी को तो वो कविता हुआ। न तो राधिका का नहाई सुगरिन को बहाने है, नहीं तो मतलब वो बहाना एक तरह से, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी को ऐसे कवियों की रचनाएं भक्ति परक लगती है जिन्होंने रीतिबद्ध पदार्पण किया। उनको क्या लगता है कि जो रीतिबद्ध का पदार्पण किया वही बढ़िया लगता है उनको। यहाँ इन्हें उन्मुक्त भक्त कवि कहा जा सकता है, लेकिन इस धारा के सभी कवियों को नहीं। रसखान और घनानंद को उक्त कोटि में रखा जा सकता है। इनकी भक्ति में सांप्रदायिकता और संकीर्णता की भावनाएं नहीं है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के प्रति उदार आस्था प्रदर्शित की है, ठीक है। देखिए क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। रीतिबद्ध में क्या था, भक्ति पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। रीति मुक्त में भी ज़्यादा नहीं जोर दिया गया, लेकिन दिया गया, ठीक है। रीतिबद्ध की तुलना में ज़्यादा जोर दिया गया भक्ति में, भक्ति कविताओं में। और जो रीतिबद्ध था उसमें सिर्फ राधा कृष्ण का नाम प्रयोग किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा भक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। और इसमें से भक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा गया, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। प्रकृति चित्रण, वैसे तो हिंदी साहित्य के प्रथम 3 कालों में प्रकृति चित्रण प्राय उपेक्षित रहा है। जो है तीनों, यानी कि तीनों क्या क्या, रीतिबद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया, रीति मुक्त हो गया, तीनों में जो प्रकृति चित्रण है उपेक्षित रहा है, ठीक है। रीतिकाल में प्रकृति सजीव रूप में चित्रित नहीं है। इसमें जो है सो रीतिकाल में जितने भी कविताएं लिखी गई हैं उसमें सजीव चित्रण नहीं है, निर्जीव चित्रण है, ठीक है। इन कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही चित्रित किया है। सेनापति की रचना में प्रकृति कहीं कहीं उद्दीपन के बंधन से मुक्त अथवा अवश्य मिल जाती है। गुमान मिला का कृष्ण चंद्रिका नामक प्रबंध काव्य इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें कवि ने संस्कृत कवियों के समान प्रकृति के खुले दर्शन कराए हैं। गुमान के भाई खुमान का अप्रकाशित कृष्णायन भी इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। तो आप लोग समझ सकते हैं सांस्कृतिक झांकी। इसमें सांस्कृतिक झांकी क्यों है, क्योंकि जितने भी थे से ये दरबारी कवि नहीं थे, ये बाहर में मतलब कि आते जाते रहते थे, तो ये सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में ज़्यादा करके लिखे थे, ठीक है, समाज के बारे में ज़्यादा लिखे थे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे का। काव्य पद्धति क्या थी, तो इन कवियों में रीतिकाल में प्रचलित कवि समयों और रूढ़ियों को अपनाया थोड़ा थोड़ा। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त सभी कवियों ने नेत्र
व्यापी संबंधी उक्तियाँ समान रूप से पाई जाती हैं। रीतिबद्ध कवियों के समान रीतिमुक्त कवि रसखान, आलम ठाकुर और घनानंद भी खंडिता की उक्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि ज्यों कवि दरबारी थे उन्हें उर्दू और फारसी की काव्य रचना से होड़ लेनी थी। ठीक है, इनको लड़ना था उर्दू और फारसी से, इसीलिए ये भी थोड़ा बढ़िया रंगत वाले बनाते थे। मुक्तक शैली, इसमें कोई भी तरह का बंधन नहीं था, मुक्तक शैली था। इन कवियों में मुक्तक शैली का बोलबाला रहा, किंतु फुटकर रूप में प्रबंध रचनाएं भी होती रही। आलम ने माधव नल, कामंदला, सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही नामक 3 प्रबंध काव्य प्रस्तुत किए। बोधा ने भी विरह वारिस नामक प्रबंध काव्य प्रस्तुत किया। अन्य कई प्रबंध रचनाएं इस काल में हुई हैं। तो आप लोग को देख लेना, छंद तथा अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें तो आप लोग को लिखना है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, तो हम बताए ही थे। रीतिकाल में ही पूरा मतलब कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। अब स्टूडेंट सर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। रीतिकाल में भक्ति का स्वरूप क्या था, मतलब इसमें भक्ति था या नहीं था, सिर्फ राधा कृष्ण नाम ही लेकर पार कर दिया गया कि कुछ भक्ति भी था इनके अंदर। तो देखते हैं नीति क्या था, प्रशासन की भावना कैसी थी। देखते हैं रीतिबद्ध काल में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ यत्र तत्र बिखरी हुई मिल जाती। रीतिबद्ध में तो दोनों में से किसी का भी ठिकाना नहीं, पर इनके आधार पर हम रीति कवि को न तो अनन्य का भक्त कह सकते हैं और न ही राजनीति निष्णात राधा कृष्ण के नामोल्लेख मात्र से रीति कवि को भक्ति परंपरा से नहीं बिठाया जा सकता है। असन से जैसे कि इसमें ना ही कुछ बढ़िया नीति वाला बात है और ना ही भक्ति वाला बात। राधा कृष्ण नाम से सिर्फ इनको नहीं बोल सकते कि ये भक्ति परक थे। ठीक है, प्राय इन सभी कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति की भी रचनाएं की हैं, किंतु उनकी भक्ति परक रचनाएं उनके विभाजित व्यक्तित्व के परिचायक हैं। पद्माकर या रसखान जैसे कवियों ने भक्ति की रचनाओं में थोड़ी बहुत सफलता अवश्य पाई। डॉक्टर राजशेखर प्रसाद चतुर्वेदी ने अपने शोध प्रबंध में स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था में असक्त होकर केशवदास, पद्माकर आदि सभी प्रमुख कवि वैराग्य से ग्रसित दिखलाई पड़ते हैं। सच तो यह है कि भक्ति और नीति इस कवि के जीवन के अवसान और थकान के द्योतक हैं। ठीक है, तो मेन बात कि इसमें ज़्यादा भक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। वीर काव्य का निर्माण यद्यपि रीतिकाल परंपरागत श्रृंगारिकता के विपरीत है, परंतु रीतिबद्ध कवि पद्माकर द्वारा रचित वीर रस की कविता को दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भूषण सूदन, इसमें वीर रस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कल जैसे कि वीडियो में बताए थे, राजाओं को कहीं अगर लड़ने जाना, युद्ध में जाना, तो उनके जो दरबारी कवि होते थे वो वीर रस वाले कविताओं को सुनाते थे। ठीक है, क्यों सुनाते थे? क्योंकि हमारे जो राजा हैं वो वीरता को प्राप्त करें। ठीक है, इसलिए वैसे तो यह युग अनेक स्वादों का युग था और उस समय के कवि ने अनेक स्वादों से अपने ग्रंथों को भरना चाहा। बिहारी ने कहा है, करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। ठीक है, रीतिकाल श्रृंगारी कवि देव, मतीराम, बिहारी आदि के भक्ति संबंधी छंदों पर राधा कन्हाई सुमिरन को बहाने हैं कि उक्ति चरितार्थ होते, किंतु इसी समय में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मिथिला आदि में सैकड़ों भक्त संत सुफी तथा अनेक तथा जैन कवियों ने शतसिक भक्ति संबंधी ग्रंथों में खंड किया, जो आज तक उपेक्षित है। तो स्टूडेंट्स खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, रीतिकाल को देखिए कौन भाग में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनके जो प्रमुख कवि हैं वो भी लिखा दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया सिलेबस। ठीक है, अगर कुछ और भी है तो एक वीडियो और आएगा और कंप्लीट। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स वीडियो को मतलब कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वो PDF वाला ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में जरूर से ज्वाइन होइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।